डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो आइडेंटिकल डॉटर डीएनए एक ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए से तैयार होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच 6.5 बिलियन बेस पेयर is synthesized in a complete set of DNA. It occurs inside the nucleus. सेल डिवीजन के बाद नया डीएनए फ्यूचर न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि दो डॉटर न्यूक्लियस सेल डिवीजन के बाद बनते हैं, जैसा कि आपने सेल डिवीजन के बारे में पढ़कर जाना है। इस वीडियो को देखने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि पिछले वीडियो में जिसमें मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में और साथ साथ डायरेक्शनलिटी के भी बारे में बताया था, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले उस लेक्चर को सुन लीजिए। अब इस डीएनए स्ट्रैंड को अब ध्यान से देखिए। ये एक डीएनए का डबल हेलिक्स है। इसमें ब्लू लाइन शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अगर हम इसे अनट्विस्ट करें तो एक स्टेप लैडर मॉडल आ जाएगा। स्टेप लैडर मॉडल को ध्यान से देखिए। स्टेप लैडर मॉडल के चित्र में दो आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड दिख रहे हैं जो एंटी पैरेलल हैं। ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों पेरेंटल डीएनए बन जाते हैं। यह टेम्पलेट का कार्य करते हैं और इस पर मौजूद बेसिस के आधार पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के नियमानुसार नया स्ट्रैंड बनता है। यानी डीएनए में मौजूद अगर पहले से 4 बेसिस एडेनिन थाइमिन हैं तो ये एक टेम्पलेट का कार्य करने लगते हैं। अगर हम उसको रिवाइज करें तो हम ये देखेंगे कि डीएनए में 4 बेसेस होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, जिसको हम शारगाफ की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, जिसकी वजह से डीएनए में एक प्रॉपर डिस्टेंस और एक स्टेबल स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। So we can say that the complementary base pairing of one pyrimidine with one purine maintains the proper distance between two strands and also the stability of the DNA strand. Now let's get a closer look to the step ladder model of DNA. You have learned about the directionality of the DNA. Directionality का मतलब यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन न होके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी है, जो कि 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड एक स्ट्रैंड में है और 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड दूसरे स्ट्रैंड में है। जैसे इस पिक्चर में नीचे वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ है और ऊपर वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम की तरफ है। सो वी कैन से दैट लोअर स्ट्रैंड इज रनिंग इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन एंड द अपर स्ट्रैंड इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। If we get a more closer look to the step ladder model, we can see that nucleotide in this model consists of, and in every DNA consists of 3 basic subunits: phosphate group, pentose sugar and nitrogenous bases. If we isolate deoxyribose sugar from this nucleotide, we can see that carbon atoms are numbered in clockwise direction with 5th carbon outside the ring. 5th कार्बन से ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब इसके ओरिएंटेशन को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 5th कार्बन आपके स्क्रीन की बाईं तरफ है, जिससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और 3rd कार्बन आपके स्क्रीन की दाईं तरफ है, जिससे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। अब उसी शुगर को आप स्टेप लैडर मॉडल में ला के रखिए और उसको स्लाइटली अपने स्क्रीन की बाईं तरफ टिल्ट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से 5th कार्बन हमेशा आपके स्क्रीन की बाईं तरफ होगा और 3rd कार्बन हमेशा आपके स्क्रीन की दाईं तरफ होगा। इसका अपोजिट फिनोमेना ऊपर वाले स्ट्रैंड में होगा। इस तरह से आपको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ओवरऑल डायरेक्शन और ओवरऑल एंटी पैरेलल होने का जो बेसिक कारण है
वो समझ में आ जाएगा। Now you are very much clear about the polarity and directionality of the two strands of the DNA, that the one strand is running in 5' 3' direction and the other strand is running in 3' 5' direction. Directionality of the DNA strand is important. पर ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ DNA polymerase एंजाइम की वजह से है। DNA polymerase एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ 3' एंड पर ही ऐड कर सकता है। इसका यह मतलब निकला कि DNA का जो नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा वो हमेशा 5' एंड से 3' एंड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नए न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3' एंड पर जोड़े जाएंगे। चलिए अब हम DNA रेप्लिकेशन में यूज़ होने वाले सारे एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। DNA रेप्लिकेशन में जो भी एंजाइम यूज़ होते हैं उनका नाम, सिंबल और फंक्शन इस टेबल में लिखा जाएगा। पहला एंजाइम हेलिकेज़ है। यह DNA स्ट्रैंड को अनजिप करता है या खोलता है, जिसके लिए उसको बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना होता है। In this way, DNA helicase unzips the DNA helix, breaking the hydrogen bonds and create a replication fork in which all other enzymes come and involve in the process of DNA replication. Second enzyme is DNA polymerase, को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है और यह DNA के नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। अब इस रेप्लिकेशन फोर्क को देखें। ऊपर वाले स्ट्रैंड में 5' एंड लेफ़्ट की तरफ है और 3' एंड राइट की तरफ है। DNA पॉलीमरेज पैरेंट DNA स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह प्रयोग कर नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करने लगता है। DNA पॉलीमरेज कभी भी ब्रांड न्यू स्ट्रैंड अपने से सिंथेसिस नहीं कर पाता है, इसको लिए उसको छोटे से RNA सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। एंड दिस एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय थर्ड एंजाइम and this enzyme is called RNA primase. RNA primase एक छोटे स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है जिसे RNA प्राइमर कहते हैं, जो एक गाइड के रूप में DNA पॉलीमरेज की मदद करता है। This short sequence is later replaced by new segment of DNA. अगला एंजाइम DNA लाइगेस है, जिसका कार्य ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को जोड़ना है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के बारे में अभी आपको नहीं पता है, एंड इट विल बी क्लियर व्हेन यू स्टडी DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट एंजाइम इज़ टोपोआइसोमरेज। जब हेलिकेज DNA डबल हेलिक्स को खोलता है तो एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जिसके कारण सुपर कॉइलिंग हो जाती है। दिस प्रोसेस इज सॉल्व्ड बाय टोपोआइसोमरेज विच कट्स द रीसील्ड फ्रैगमेंट ऑफ DNA टू रिलीव स्ट्रेस। So we can say that the stress produced in DNA due to supercoiling and unwinding of DNA strand is removed by the topoisomerase. So this is all about the different enzymes involved in DNA replication, and this is part 1 of the video in which you have learned the overview concept of directionality, replication enzymes, and in part 2 you will learn about the